तो एनआईओएस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आप लोग आने वाले DSSB PRT के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका जो पार्ट 2 है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है अब एनआईओएस पर डिपेंड आता है, एनआईओएस पर बेस होता है, ठीक है। इससे पहले जो उसका जो पार्ट 2 आता था वो टोटली साइकोलॉजी या पेडागोजी और टीचिंग मेथोलॉजी, इन तीनों चीजों से मिलकर के आता था। बट अब जो है ना DSSB थोड़ी सी एडवांस हो गई है, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए ना नए नए सोर्स ढूंढ रही है, नए नए सोर्सेज में से वो एग्जाम प्रिपेयर कर रही है। तो लास्ट 2 और 3 इयर्स जिसने बच्चे ने भी एग्जाम दिए होंगे या ऑब्जर्व करा होगा तो उसको पता होगा कि ये जो एनआईओएस है अब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो हमें अगर DSSB PRT के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो हमें साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग मेथोलॉजी के साथ साथ हमको एनआईओएस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनआईओएस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि एनआईओएस ना कोई छोटा मोटा सोर्स नहीं है, ठीक है। एनआईओएस ना पूरा अपने आप में कोर्स है जिसमें 10 बुकें हैं, ठीक है। तो अगर हम इस एनआईओएस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ रोज करेंगे। बट आप लोग ना ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको रोज 2-2, 3-3 घंटे पढ़ाऊं और आप लोग भी उसको पढ़ोगे, क्योंकि देखो उसका ना कोई फायदा है नहीं। 2-2, 3-3 घंटे पढ़ने का मतलब है कि हम बस पढ़े जा रहे हैं, दिमाग में आए या ना आए, तो उसका कोई मतलब है नहीं। क्योंकि अब जो DSSB का जो एग्जाम का पैटर्न है ना वो अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा बेस है। अभी अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि वो अंडरस्टैंडिंग पर बेस ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि हम ना थोड़ा पढ़ें बट हम क्वालिटी वाला पढ़ें, क्वालिटी एजुकेशन हो जिसमें कि हाँ जिससे हमें सीखने को मिले, ठीक है। तो देखो एनआईओएस कोई छोटा मोटा सोर्स तो है नहीं कि हमने उसको एक दिन में उठाया और एक दिन में 3 चैप्टर 4 चैप्टर कर लिए। तो उसका यूज भी क्या है, क्योंकि पता नहीं कितना समझ में आए ना समझ में आए। बट अभी ना आपके पास टाइम है। देखो ये जो 2-3 घंटे वाली स्टडी होती है ना, आप रोज 2-3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो एनआईओएस को, 5 घंटे पढ़ो, ये तब काम आती है जब आपके पास ना शॉर्ट टर्म गोल हो। जैसे कि मेरे साथ था कि 1 महीने बाद एग्जाम था तो मुझे 1 महीने में ना खत्म करना था, तो मेरे दिमाग में ना प्रेशर था कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। पर अभी तो आपके साथ ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर आप रोज 2-2, 3-3 घंटे एनआईओएस को लेके बैठोगे भी ना तो वो उसकी कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि कभी आप मन लगा के पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ोगे, कभी मन करेगा, कभी नहीं करेगा, तो उसका वर्थ नहीं है। तो इससे अच्छा है ना आप एक लिमिटेड टाइम फिक्स करो, भले 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा, कितना भी टाइम फिक्स करो, बट उसको हाँ कि आपको उसको करना है, उसको अच्छे से करना है और डेली करो। कभी कभी करने से नहीं होगा। तो यही सेम चीज ना हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम रोज पढ़ेंगे बट थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बट हम ऐसा पढ़ेंगे कि हाँ हम जो पढ़े ना वो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए, ठीक है। 2-2, 3-3 घंटे वाली वीडियोस भी होंगी या हम बनाएंगे, बट जब हमारा बिल्कुल एग्जाम डेट आ जाएगी या हमको लगेगा कि हमें जल्दी करना है तो तब वो चीजें काम आएंगी। अगर मैं अभी वो चीज स्टार्ट करूंगी ना तो वो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी। तो यहाँ पे मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, ना आपका भी मेरा भी। तो हम इसको सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो मेरे पास एनआईओएस की पूरी बुक है, ठीक है। देखो एनआईओएस की पूरी बुक है और मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लो। तो मैं चाहती ना तो यहाँ पे पीडीएफ चला देती वीडियो में और मैं आपको लाइन में पढ़ाती रहती कि ऐसी मान्यता की धन दौलत से ना केवल हमें प्रसन्नता मिलती है। मैं ऐसे लाइन बाय पढ़ूं और बस आपको ऐसे पढ़ती रहूं, तो इसका ना कोई फायदा नहीं है कि मतलब ऐसे लाइन से पढ़ना है। तो ये तो हम खुद भी कर सकते हैं ना, मेरे पास भी बुक है, आपके पास भी बुक है, आप ऐसे पढ़ सकते हो। तो हमने ना ऐसे नहीं करना। यहाँ पे हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इसमें रियल में इस चैप्टर की वैल्यूज क्या है, मतलब कि ये हमको बताना क्या चाहता है, ये चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर हमको सिखाना क्या चाहता है। तो यही सेम चीज मैं यहाँ पे भी करने वाली हूँ, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ पे ना हमको यही पढ़ना है, ठीक है, जो मेन क्राइटेरिया है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि जितना मैंने करा आप उतना ही करोगे, नहीं, इसके बाद आपको पूरा चैप्टर फिर से अपने आप रीड करना है। तो हमारी जो स्टडी होगी ना ऐसे ज्यादा वैल्यूबल होगी कि जो मेन कंटेंट है उसको डिस्कस करना और फिर बाद में जो क्वेरी है उसको पूछना, ठीक है। लाइन बाय लाइन तो हम घर में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमें एनआईओएस की सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनआईओएस 501। ये डीएलएड का कोर्स है, ठीक है, डीएलएड का कोर्स है। तो डीएलएड का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 501 जिसकी यूनिट है 1, ठीक है, यानी फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो बुक है ना हमारी एनआईओएस की 501 की, ये बेसिकली ना हमें ये अंडरस्टैंड कराने के लिए है कि जब हम लोगों के पास अंग्रेज नहीं थे, मतलब कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था
कैसा है और कैसा होने वाला है। तो ये बुक जो ना वो डिपेंड ये बता रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कि पहले बच्चे कैसे पढ़ाई करते थे, अब बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, और जो आने वाले बच्चे हैं ना वो कैसे पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है प्राचीन भारतीय शिक्षा से। वैसे जब आप एक इसका फर्स्ट पेज पढ़ोगे ना इस चैप्टर का, तो उसमें एनआईएस की तारीफ करी हुई है कि एनआईएस की वजह से इतने सारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, वो इतने सारे शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहा है वगैरह वगैरह। तो वो मुझे लगा काम का नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिखा, बाकी आप लोग तो पढ़ोगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसमें ना प्राचीन भारतीय शिक्षा क्या थी। मतलब जब स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात होगी, जब लोगों का जन्म वगैरह हुआ होगा, तो उस टाइम पे शिक्षा कैसी थी या शिक्षा कैसे दी जाती थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जब आप एक दो लाइनें पढ़ोगे, एक दो बातें आपको इसमें जब आपको पता चलेगा, तो आपको 3-4 संस्कृत के श्लोक दिए हुए हैं, वो आप पढ़ोगे। उसके बाद ना आपको बता रखा है कि देखो पहले जो एजुकेशन थी वो लड़का और लड़की दोनों के लिए थी, अभी भी है, बट जब स्टार्टिंग की बात थी ना तो तब भी एजुकेशन दोनों के लिए थी। और जैसे उसमें बहुत सारी ना नाम दिए हुए हैं कि गार्गी, विदुषी, बहुत सारी महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी थी। ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, उपनयन संस्कार होता है। तो उपनयन संस्कार क्या होता है, जब बच्चों को बोल दिया जाता है या अलाउ कर दिया जाता है कि भाई हाँ ठीक है जा अब तू पढ़ ले, उसको हम बोलते हैं उपनयन संस्कार। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे क्या था, उस टाइम पे हमें क्या करना चाहता था, हमको उनको सिखाया जाता था कि आपको आगे जाकर के क्या करना है, मतलब एज अ बेटा, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, और उसके बाद जो है चीजें क्या करनी है। तो जब हम लास्ट टाइम, जब बहुत सालों पहले की बात है ना, तो 4 आश्रमों की बात की गई थी कि 4 आश्रम होते थे और एक पर्टिकुलर इंसान को उन चारों आश्रमों में से होकर जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो चारों आश्रम कौन से थे, पहला होता था ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो देखो ब्रह्मचार्य में क्या होता था, ये होती थी 0 से 25 की एज, फिर आती थी 25 से 50 की, और ये 50 से 75, और ये 75 से 100 की। ये वैसे इसमें लिखा नहीं है, बट मुझे ये, मैंने नेट पे सर्च करा था कि मतलब ये क्या है, तो मुझे पता चला था कि बोला जाता है कि एक इंसान 0 से 25 साल तक उसको ब्रह्माश्रम, मतलब 1 साल पैदा होने से लगा लो, तो 1 साल से 25 साल तक उसको ब्रह्मचार्य में रहना चाहिए, कि मतलब पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, अच्छे से ब्रह्मचार्य वाला जीवन अपनाना चाहिए। इसके बाद 25 से 50 तक उसको क्या करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, मतलब एज अ हस्बैंड जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो एज अ फादर है उसको वो सारा फुलफिल करना चाहिए। फिर आता है इसका 50 से 75, मतलब वानप्रस्थ आश्रम, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो तब उसकी क्या क्या कर्तव्य होते हैं, तब उसे क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें। फिर आ जाता है 75 से 100। तो 75 से 100 में उसके लिए बताया गया था कि वो तो भाई अब सब कुछ त्याग दे, त्याग व्याग निकल के चला जाए, सन्यासी वाला जीवन अपना ले, मतलब घर वर छोड़ के चला जाए, जंगलों वंगलों में रहे और अपना सन्यासी वाला जीवन अपनाए। तो उसमें आपको ये 4 आश्रम बताए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया गुरु। गुरु कौन होता था, तो पहले देखो आपको पता है गुरुकुल प्रणाली होती थी, ये भी क्वेश्चन बना था 2018 में। गुरुकुल क्या होती थी, शिक्षा की प्रणाली होती थी, यहाँ पे सारे लोग, बच्चे जो हैं सारे मिलके पढ़ते थे, चाहे कोई भी अमीर हो चाहे कोई भी गरीब हो, वो सारे लोग एक साथ मिलके पढ़ते थे। और उस टाइम पे गुरुकुल चलते कैसे थे, क्योंकि सारे बच्चों को ना, ये बोर्डिंग स्कूल होता था समझ लो एक तरीके का, तो सारे बच्चों को अपना घर बार छोड़ छाड़ के वहीं पे जाना पड़ता था, गुरु के साथ वो रहते थे। तो ये चलता कैसे था, देखो उस टाइम पे ये लोग क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे, मतलब भीख मांग करके अपना पेट भरते थे। क्योंकि देखो गुरुकुल, अब टीचर के पास भी इतना पैसा तो है नहीं, क्योंकि गुरुकुल ना, गुरुकुल यानी जो गुरुकुल के जो गुरुजी होते थे उनको फीस लेना बैन था, कि वो किसी से पर्टिकुलरली फीस नहीं ले सकते, कि अमीर है तो उससे ले ले, गरीब है तो नहीं ले, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था, फीस लेना बैन था। तो उनके पास भी लिमिटेड सोर्सेज थे, तो वो लोग क्या करते थे, सुबह तो अपना पढ़ाई करते थे, उसके बाद भीख मांग करके अपना पेट भरते थे। और मान लो फिर कि कोई किसी ने अपने एज अ राजा खुश हो गया, भाई ये गुरु तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये गुरुकुल तो बहुत अच्छा है, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मान लो कभी कुछ जमीन भेंट दे दी, कभी कुछ पैसे दे दिए, कभी कुछ सामान दे दिया। एक सोर्स तो ये हो गया इनकम का, और दूसरा ये होता था कि जब किसी भी बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती थी तो एज अ गुरु दक्षिणा उसको जो दिया जाता था। तो ये उस टाइम पे इनकम के 2 सोर्स थे, ये आपकी किताब में लिखे हुए हैं, आप पढ़ोगे। तो ये उस टाइम पे इनकम के 2 सोर्स थे, इस तरीके से उस टाइम पे गुरुकुल चलता था। ठीक है, और उस टाइम पे जो गुरुकुल शिक्षा कैसी थी, शिक्षा मौखिक थी,
ओरली शिक्षा दी जाती थी। एक क्या होता था, गुरुजी का उच्च स्थान होता था, गुरुजी बैठ जाते थे और मान लो कोई भी श्लोक है या कुछ भी मंत्र है या जो उनको शिक्षा देनी है वो उनको देते थे। मान लो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, तो बच्चों को बार बार बुलाते थे, बार बार कंठस्थ करवाते थे, बार बार याद करवाते थे, जब तक कि वो उनको रटना जाए। मतलब बेसिकली वो रटंत प्रणाली थी, याद करवाना, रटना। बाद में उसका मीनिंग भी बताते थे, बट उनको जो उस टाइम पे जो मेन चीज थी ना, वो रटने पर बेस थी। ठीक है, तो उस टाइम पे मेन क्या था, गुरु का ये रोल था। और माता पिता के बाद जो उस टाइम पे जो श्रेष्ठ स्थान प्रदान था वो गुरु जी को था, कि हाँ भाई गुरु जी आप तुम्हारे कर्ता धर्ता हो। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे चलती थी। और उसके उस टाइम पे ये क्या होता था कि जब गुरुजी को बताना होता था, देखो उस टाइम पे पहले कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह तो थे नहीं, किसी की फेयरवेल हो रही है या कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, दीक्षांत समारोह आपकी बुक में लिखा हुआ है, और सर्टिफिकेट्स वगैरह तो दिए नहीं जाते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, गुरुजी था, एक सम्मेलन करा जाता था, तो उसमें जो गुरुजी ओरली बोल देते थे कि हाँ भाई इस बंदे को पर्टिकुलर इतनी शिक्षा प्रदान हो गई है, प्राप्त हो गई है, इसको इतना आ गया है, ठीक है, ऐसे करके उनका फेयरवेल समझ लो होती थी। और या तो उसके बाद वो बच्चे को पर्टिकुलरली बोल देते थे, हाँ अब ये बच्चा तैयार है, आप इससे कुछ भी करवा लो, मतलब आप क्विज क्विज करवा लो, बाद डिबेट करवा लो, या कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, अभी इतना इंटेलिजेंट हो गया है, इतना पढ़ लिख गया है, इसके बाद इसको आंसर कर सकता है। तो जब ये सारी चीजें हो जाता था, बच्चा इन एग्जाम से पास हो जाता था। देखो पहले पर्टिकुलर कोई एग्जाम नहीं होता था कि महीने के एंड में, साल के एंड में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था, ये सब चीजें नहीं थी उस टाइम पे, ओरली था सब कुछ। तो बच्चे को तैयार कर दिया जाता था, हाँ ये तैयार है, आप डिबेट करवाओ इससे। तो दो पढ़े लिखे लोगों की डिबेट होती थी, जो लास्ट में आंसर नहीं दे पाता था, चुप हो जाता था, तो सामने वाला विनर हो जाता था कि हाँ भाई इसने तो डिबेट में हरा दिया, तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके से उस टाइम पे पांडित्य मतलब ये चीजें डिसाइड होती थी कि हाँ वो ज्यादा विद्वान है। ये भी तो कंपेयर होता है ना कि वो कम पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, हो सकता है दोनों बराबर के पढ़े लिखे हों, बट एक ज्यादा फेमस हो जाता है। तो वो क्राइटेरिया क्या था, ये था क्राइटेरिया फिक्स करने का, कि किसी ने किसी को डिबेट में हरा दिया तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, वही आगे जाकर के किसी से क्विज में हार गया, किसी क्वेश्चन का आंसर उसको नहीं पता तो उससे वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। तो ये मेजरमेंट थे उस टाइम पे रिजल्ट डिसाइड करने के कुछ भी। अब देखो एक सुदामा था और कृष्ण था, है ना, सुदामा जी और कृष्ण जी दोनों एक साथ ही पढ़े थे। तो जाति के आधार पर या रंग भेद के आधार पर उस टाइम पे कोई भी भेदभाव नहीं था। ठीक है, ये फर्स्ट था गुरु, और ये गुरु की भूमिका थी, जो मैंने बताया ना, गुरु जी क्या करते थे, उनको रोज सिखाते थे, सारी चीजें रटवाते थे, फिर बाद में एंड में टेस्ट वगैरह लेना, सब कुछ ये गुरु जी वाला करते थे। ठीक है, और गुरुजी को आपको भी पता है कि हम बहुत आदर देते हैं, इवन उस टाइम पे नहीं, आज भी हम लोग बहुत आदर देते हैं, गुरु को बहुत अच्छा समझा जाता था। ठीक है, एक था एक उसमें बात हो रखी है L3 की। ठीक है, तो ये L3 क्या था, उस टाइम पे ना टीचर को लाइफ लॉन्ग लर्नर समझा जाता था, लाइफ लॉन्ग लर्नर, कि वो जो टीचर है ना जिंदगी भर सीखेगा। देखो ये चीज अभी भी है, और ये सिर्फ टीचर्स के साथ नहीं है, एक बच्चे के साथ भी है, कि जो एक बच्चा होता है ना वो भी एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। वो भी तो अरे हम भी तो जब छोटे हुए तब हमने ABCD सीखी, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद बड़ा, और अभी भी कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, और आगे भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, जरूरी थोड़ी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी। तो हर एक जो इंसान होता है ना वो L3 की अवधारणा को ठीक बैठता है उसके ऊपर, इट मीन्स कि लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है वो। ठीक है, आई होप इतना तो आपको अभी तक समझ में आया होगा। इसके बाद आता है कि देखो अध्यापक की भूमिका, ये अध्यापक की भूमिका, ये अध्यापक की विशेषता है। देखो अभी हम गुरु के नाम से सीधे अध्यापक पे आ गए, है ना, सीधे अध्यापक पे आ गए। तो अब क्या है, अब जो हमारे होते हैं ना वो गुरु नहीं होते, अब अध्यापक होते हैं। तो अब हमें अध्यापक की विशेषताएं पढ़नी है। इससे पहले वो गुरु की भूमिका क्या थी, देखो एक वर्ड है वहां पे लिखा हुआ है उपनिषद, है ना, आप लोग देखना, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट था। उपनिषद का मतलब होता है निकट बैठना, बस एक ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, उपनिषद का क्या मतलब होता है, तो मतलब होता है निकट बैठना या साथ बैठना। तो अगर कभी भी आता है कि मतलब उपनिषद क्या है, हमारे है ना बहुत ज्यादा उपनिषद है, वेद है, पुराण है, तो उपनिषद का यही मतलब होता है कि परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित करके अंधकार को दूर भगा देना, या फिर इसका मतलब होता है साथ में बैठना। बेसिकली यही है कि दूर भगा दो अंधेरे को। ठीक है, अब जो है हमारी जो अध्यापक शिक्षा है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो एक अध्यापक है वो कैसा होना चाहिए। देखो पहले तो वो सकारात्मक होना चाहिए, है ना, जो हमारे पॉइंट जो हमने DLED में पढ़े हैं, जो हमने डाइट करते टाइम पढ़े हैं, वही नॉर्मल पॉइंट्स अब आएंगे कि इसकी विशेषता क्या होती है। ये पॉजिटिव होना चाहिए, अभिव्यक्तिशील होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, और एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, अच्छा बोलने के साथ साथ सुनना भी आए, बच्चों की बातें भी सुने, और अपने विषय पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, संगठित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए,
और बहुत ज़्यादा इसमें पेशेंस होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर इसका अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी, ठीक है। फिर इसमें क्या था, देखो अब आता है इसकी अध्यापक की जो विशेषताएं है। देखो एक आरटीआई, एक है राइट टू इंफॉर्मेशन, एक राइट टू एजुकेशन, आरटीई है ना। आरटीई ने भी कुछ जो है हमारी टीचर्स की वो फिक्स करी हुई है। इसमें एक है 3R है ना। तो एक है कि एक टीचर को ना इस 3R की स्किल में ना बहुत ज्यादा निपुण होना चाहिए, ये स्किल है। तो ये वाले जो इसमें बताया गया है कि ये जो स्किल होनी चाहिए ना टीचर, मतलब ये टीचर की स्किल होती है कि मतलब टीचर इसके बेस पे पढ़ा है, टीचर इसमें निपुण होना चाहिए। तो ये 3R क्या है, इस बुक में नहीं लिखे, बट मैंने फिर उस टाइम पे जब पढ़ा था तो मैंने सर्च करा था। ये थे रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। कि ये ना एक टीचर के लिए बहुत मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि भाई इतना तो उसको आना चाहिए। 3R, तो 3R क्या है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, ये वो 3R है, ठीक है। तो जो अब तक जो स्टार्टिंग के 2-3 पेज में जो इम्पोर्टेंट था वो ये था, ठीक है। इसके बाद बाकी अभी आप खुद पढ़ोगे तो वो आपको भी समझ में आएगा। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी भारतीय शिक्षा थी, टाइम के साथ धीरे धीरे करके टाइम के साथ सब कुछ चेंज हुआ। तो अब हम जो है अपनी शिक्षा पढ़ने वाले हैं वो है पूर्व स्वतंत्रता काल। मतलब कि हम ही पढ़ेंगे 1835 से लेकर के 1947 तक। 1947 में हम आजाद हो गए थे तो हमने अपने हिसाब से चला, ठीक है। बट इससे पहले इतने सालों तक ना हमको अंग्रेजों ने अपने अकॉर्डिंग चलाया, ठीक है। अंग्रेजों के बस की कुछ थी नहीं, बट इन्होंने हमारा इतना बुरा बनता रहा कराई कि हम उसको अभी तक अपने एजुकेशन सिस्टम में देखते हुए आ रहे हैं। तो अभी हमने ये पढ़ना है। देखो पहले ना ये 1835 से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि पर्टिकुलर लिखा हुआ था और ये लागू हुआ था, इस पे साइन वगैरह सब हुए थे। नहीं तो ये जो रियल बात है ना, सबसे पहले ना 1818 में हुई थी। अंग्रेजों को यहाँ पे आके ना बड़ी दिक्कत हो रही थी इनके ऑफिस वगैरह काम करने में। तो इनको लगा यार इंडियंस तो बड़े बेवकूफ हैं, इन्हें आता जाता तो कुछ है नहीं, हमें लोग चाहिए, हम क्या करें। तो 1818 में ओरली था, ये चीज पे काम नहीं हुआ इसलिए हम पढ़ते नहीं है, बट मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने डिसाइड करा था कि 1 लाख रुपए हर साल इंडियंस की एजुकेशन पे खर्चा करा जाएगा। सोचो इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पे थी 19 करोड़ करीब, 19 नहीं सॉरी 39 करोड़ पूरी इंडिया की थी, 19 करोड़ तो बंगाल की साइड की थी। 39 करोड़ उस टाइम पे पूरी इंडिया की एजुकेशन थी। और 1 लाख रुपए पूरा खर्च कर रहे हैं ये इंडिया पे, 1 लाख मतलब एक बच्चे पे अगर हम जाएं तो 0.5 रुपए भी नहीं पड़ रहे। बट ये सब बोला ही गया था, 20 साल ऐसे निकल गए थे करीब करीब, उनपे कुछ काम नहीं हुआ। फिर ना अब बात आती है 1830 के आसपास की। 1830 अब अगर आप लोगों ने पढ़ा है चीजें तो आपके दिमाग में यहाँ पे आ रहा होगा। 1830 का टाइम अपने दिमाग में चलाओ। कौन था, राजा राम मोहन राय थे। मुगल शासक कौन राज कर रहा था, अकबर सेकंड उस टाइम पे राज कर रहा था। राजा राम मोहन राय जी चल रहे थे। और यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था, विलियम बेंटिक। तो यहाँ के जो लोग काम कर रहे थे ना, उसने विलियम बेंटिक को बोला कि भाई हमें ना नीड है पढ़े लिखे लोगों की, हमें ना पढ़े लिखे लोग चाहिए। तो विलियम बेंटिक ने बोला अच्छा तुम पागल वागल हो गए हो क्या, अगर तुम इंडियंस को ही पढ़ा लिखा दोगे तो ये तो इतने इंटेलिजेंट हैं, इतनी जल्दी चीजें पकड़ लेते हैं, अगर तुम इनको ही पढ़ा लिखा दोगे तो ये हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे, वो नहीं हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा हाँ सही कह रहा है भाई ये तो कह रहा अच्छा रुको चलो मैं कुछ करता हूँ। तो ऐसे उसने सोचा कि अच्छा क्या करा जाए क्या करा जाए। तो उस टाइम पे उन्होंने बुलाया लॉर्ड मैकाले को, ठीक है, लॉर्ड मैकाले को बुलाया। ये उस टाइम पे इंग्लैंड का बहुत बड़ा प्रोफेसर था। ये 1832-33 के आस टाइम पे इंग्लैंड का बहुत बड़ा प्रोफेसर था। उनको यहाँ बुलाएगा कि आओ भाई हमें इंडियंस को पढ़ाने लिखाने की जरूरत है, हमने इनका कल्याण करना चाहते हैं। एक्चुअली इंडियंस के लिए ना उनके वर्ड्स ये होते थे, देखो रियलिटी थी तो कुछ और, बट हमारे लिए वो ऐसे दिखाते थे कि देखो हम तुम्हारे लिए कितना काम कर रहे हैं, जैसे हम तो बेवकूफ है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता, पर हम सच में उस टाइम पे बेवकूफ थे वैसे, अब नहीं है, बट उस टाइम पे हम बहुत थे कि हमने उन लोगों को इतने साल रूल करने दिया। खैर कोई बात नहीं। तो लॉर्ड मैकाले जी को उस टाइम पे बुलाया जाता है, ठीक है। ये कब की बात है, 1834 में ही आता है। और ये बताता है कि देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे करना है। तो ये ना अपने मिनट्स निकालता है, मतलब एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसको हम मैकाले मिनट्स बोलते हैं, ठीक है, उसको हम मैकाले मिनट्स बोलते हैं। ये इसने दी थी 1835 में। कुछ याद रखो मत रखो, बट प्लीज ये जरूर याद रखना कि मैकाले मिनट्स 1835 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में पहली कुछ चीज थी। तो फर्स्ट तो देखो हर एक इंसान को याद ही रखना पड़ता है। तो मैकाले मिनट्स 1835, और इसको ना डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोला जाता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो मैं इसमें बताती हूँ कि देखो मैकाले मिनट्स में था क्या। अब लॉर्ड मैकाले को यहाँ पे बुलाया तो उसने बोला कि भाई देखो हमें ना दिक्कत हो रही है, तो बताओ क्या करें। तो ये उस टाइम पे जहाँ का उधर का चेयरमैन था, इसने बोला, देखो इसने ना एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दी थी, बहुत ज्यादा। इसने बोला ये जो इंडियंस लोग पढ़ते हैं ना संस्कृत अरबी फारसी, क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या फालतू की चीजें हैं,
हटाओ, बेकार है ये, बिल्कुल कह रहा मैं एजुकेशन यहाँ पे आया हूँ ना तो मैं इनका थोड़ी पढ़ूंगा, ये जो संस्कृत अरबी फारसी सारी जो चीजें पढ़ रहे हैं उर्दू, मैं ये इनकी थोड़ी पढ़ूंगा, मैं इनको अपना पढ़ाऊंगा। और इवन उसने उस टाइम पे ना लॉर्ड मैकाले ने एक बहुत ज्यादा फेमस वो दी थी स्टेटमेंट जो अभी तक है। इसने कहा था कि हमारी जो एक लाइब्रेरी की, मतलब इसने बोला था कि हमारी जो लाइब्रेरी है ना, मतलब इंग्लैंड की मान लो एक लाइब्रेरी है, तो हमारा जितना भी इतिहास है ना उस टाइम पे सिंधु सभ्यता, तो देखो मौखिक है, वो लिखित नहीं है, बट हमारे वेद ऋग्वेद उपनिषद पुराण कितनी सारी चीजें, रामायण महाभारत इतने सालों टाइम से जो चलती आ रही हैं, हुमायूं नामा अकबर नामा इतनी सारी चीजें। उसने बोला ये सारी चीजें एक तरफ और इंग्लैंड की सिर्फ एक लाइब्रेरी एक तरफ, तो वो जो हमारी लाइब्रेरी ना इनके पूरे इतने सालों से बहुत ज्यादा अच्छी है। तो देखो उसको अपने एजुकेशन सिस्टम पे घमंड कितना ज्यादा था। ठीक है, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा स्टेटमेंट फेमस स्टेटमेंट है, तो याद रखना लॉर्ड मैकाले ने दी थी। ठीक है, और इस टाइम पे इसने बोला कि मैं ना ऐसे लोग तैयार करूंगा, इंडियन को ऐसे पढ़ाऊंगा कि वो भले दिखने में तो इंडियंस हो लेकिन अंदर से वो अंग्रेज हो, मतलब काम वो अंग्रेजों के आए बट भले ही दिखने में इंग्लिश है, मतलब वो इंडियंस लगे बट अंदर से वो अंग्रेज हो पूरे की पूरे। तो वो यही वो लॉर्ड मैकाले था जिसने इंग्लिश को यहाँ पे कंपलसरी करा था, इंग्लिश को कंपलसरी करा था। और हम आज भी इंग्लिश के पीछे भागते हैं, और देखो ये बात सच है। तो वो जो बंदा करना चाहता था ना उस टाइम पे भी वो, और आज के टाइम पे भी यही है कि अगर किसी बंदे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती ना, तो हम उसको बहुत ज्यादा वैसे ही देखते हैं, इसे तो इंग्लिश नहीं आती, इसे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, हम बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, अरे इसे इंग्लिश नहीं आती, बल्कि मुझे खुद को भी नहीं आती। ठीक है, मतलब इंग्लिश पढ़ तो लेती हूँ, मतलब बोलने में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, समझ भी लेती हूँ बट बोलने में प्रॉब्लम है। तो किसी को मान लो बिल्कुल ही नहीं आती, तो और अगर मान लो किसी को इंग्लिश आती है, भले ही उसे किसी का कुछ लेना देना ना हो, कुछ आता जाता ना हो किसी सब्जेक्ट में, बट अगर उसको इंग्लिश आती है, ओहो इसे तो इंग्लिश आती है, अरे इसे तो इंग्लिश कितनी अच्छी आती है। तो यही काम जो है ना जो हम आज करते हैं कि अच्छा ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो ये अच्छा है, हिंदी मीडियम स्कूल है तो ये अच्छा नहीं है। तो ये जो भेदभाव कहाँ से आया, वो सारा लॉर्ड मैकाले की वजह से आया था। ये इसकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, इसने ऐसा लोगों को फिल्टर करा, इतने अच्छे तरीके से फिल्टर करा कि हम अंदर से तो अंग्रेज हो गए, भले ही सामने से इंडियन दिख रहे हैं लेकिन अंदर से अंग्रेज हो गए। इसने इंग्लिश को एज अ कंपलसरी लैंग्वेज बनाया था, और हम भी इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, जब से हम इंग्लिश ही करते रहते हैं। ठीक है, चलो अब लॉर्ड मैकाले जैसे तैसे गया, 20 साल बाद आया। इसके बाद आता है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच 1853 में इसकी बात उठी थी इसको लाने की, 1854 में आया था वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच इसका नाम है, और इसको शिक्षा का मेघना कार्टा भी बोला जाता है। ठीक है, शिक्षा का मेघना कार्टा भी बोला जाता है, अलग नाम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। देखो इसने शिक्षा के बीच में ना बहुत बहुत काम करे थे, बहुत काम करे शिक्षा के लिए, पर वो सारे उनके फेवर में थे, हमारे फेवर में कुछ नहीं था, मतलब उनके लिए ही था वो सारी चीजें। इसने इसके देखो मेन काम क्या थे, प्राइमरी एजुकेशन पे इसने फोकस करा, इंटरमीडिएट मतलब जो भी हमारे जो सोर्सेज है ना, जैसे हम पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज स्कूल, तो उसने सब पे ध्यान दिया, सब पे पढ़ाई करी, सब पर बराबर का ध्यान दिया, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसलिए इसको शिक्षा का मेघना काटा बोला जाता है। मेघना काटा, बहुत कुछ था इसमें। ठीक है, इसमें मेन क्या था, उस टाइम पे इसने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक खोले थे 5 जगह। इससे पहले लोगों की सुनवाई के लिए कोई जगह नहीं थी इंडिया में, बट उस टाइम पे इस वाले की वजह से, वुड डिस्पैच की वजह से 5 यहाँ पे खुले थे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट, 5 जगह पे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक थे। और इसके बाद है ये इंपॉर्टेंट, ये है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 1857 में इसकी वजह से, वुड डिस्पैच की वजह से यहाँ पे इंडिया में पहली बार कॉलेज खोले गए थे। कॉलेज, इससे पहले 12वीं तक की पढ़ाई होती थी, कॉलेज वगैरह का कोई भी नामो निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट इसमें वुड डिस्पैच की वजह से यहाँ पे कॉलेज खोले गए थे। 3 जगह, 3 कॉलेज खोले गए थे 1857 में ही, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, 3 जगह याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी सबसे पहले कहाँ पे खोला गया था, तो वो था कलकत्ता। देखो बनने साथ में स्टार्ट हुए थे, ये पहले बन गया था, तो इसका पहले इनॉग्रेशन करा दिया था, तो वो कलकत्ता था, कि कलकत्ता से यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद आया था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आया था 1882 में। इसकी खास बात क्या थी, इसने क्या करा, 2 पार्ट में बांट दिया, मतलब 10th के बाद, देखो 10th के बाद अभी यहाँ पे क्या चलता है कि या तो आर्ट्स लो या कॉमर्स लो या साइंस लो। ठीक है, इसने उस टाइम पे 2 चीजें कर दी 10th के बाद, कि आप या तो यूनिवर्सिटी चले जाओ। अभी भी आपने देखा होगा कि कई स्टेट में ना 10वीं के बाद ही कॉलेज है, यूपी में भी तो है कि अब उसको मतलब 11वीं 12वीं जो बच्चा करता है कहता है कॉलेज कर रहा है, या कॉलेज में है, वो हाई स्कूल या हाई कॉलेज जो कुछ ऐसे करके बोला जाता है। तो वो हंटर कमीशन की देन है, हंटर कमीशन से आया था कि 10वीं के बाद या तो आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ चूज कर लो,
आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, उसकी पढ़ाई करो, या फिर आप सीधे यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई कर लो, यूनिवर्सिटी में चले जाओ। 10वीं के बाद ही यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन कर सकते थे आप, ठीक है। ये था हंटर कमीशन 1882 में, इसमें इतना इंपॉर्टेंट ये था। फिर इसके बाद आता है हमारा विश्वविद्यालय। इसमें क्या था, विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था, विश्वविद्यालय आयोग 1902 में। तो इस आयोग के अंदर क्या था कि इनको ना जांच करनी थी, ये जो विश्वविद्यालय खुले हैं यहाँ पे तीनों, ये ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे, कोई घपलेबाजी तो नहीं हो रही, इनको ढंग से अंग्रेज बनाया जा रहा है नहीं बनाया जा रहा, या फिर इनको सही से शिक्षा दे रहे नहीं दे रहे, कहीं ये हमारे खिलाफ ही ना हो जाए। ये कब इन्होंने स्टार्ट करा था, 1902 में, ठीक है। ये 1902 में इन्होंने स्टार्ट करा था। और इसके बाद था सेंट्रल आयोग। सेंट्रल आयोग आया था 1917 में। ये सारे काम अंग्रेजों के द्वारा ही हो रहे हैं, इंडिया का इसमें कोई हाथ या उंगली कुछ भी नहीं है, ये सब अंग्रेज कर रहे हैं अपनी शिक्षा को उसको आगे बढ़ाने के लिए। ये था सेंट्रल आयोग, आया था 1917 में। इसकी खास बात क्या थी सेंट्रल आयोग की, इसने इंटरमीडिएट जो कॉलेज होते थे ना उन पर ध्यान दिया था। इंटरमीडिएट कॉलेज में इन्होंने ध्यान दिया, इनमें मेन काफी सारी चीजें इन्होंने बोला कि जो हमारे कॉलेजेस है ना वो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स में होने चाहिए, लाइक आर्ट्स में, साइंस में, या मेडिसिन में, या इंजीनियरिंग में, या टीचर में। तो बहुत सारे प्रोफेशंस की बात करी गई थी इसमें। देखो कॉलेज में बच्चा क्या सीखता है, आगे जाके उसको करियर ही तो बनाना है। तो इस इंटरमीडिएट कॉलेज में ना बहुत सारे प्रोफेशंस की बात करी गई थी, बहुत ज्यादा प्रोफेशन की बात करी गई थी कि बच्चे जाकर के आगे करके ये सब करें। इस आयोग का सुझाव था, इस सुझाव दिया था इन्होंने, तो हमें इसको याद रखना है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में है ना हंटर कमीशन, तो सीधे आना चाहिए 2 पार्ट में डिवाइड होना। आए एकदम से सेंट्रल आयोग। तो सेंट्रल आयोग क्या था कि इंटरमीडिएट कॉलेज की बात करी थी बहुत सारी प्रोफेशंस को लेके। सेकंड, इसने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना करवाई थी, मतलब उसका आयोग दिया था BSIE का, BSIE उस टाइम पे एक बोर्ड बना था, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, ठीक है। तो उसने सुझाव दिया था कि भाई इंटरमीडिएट लोगों वालों पे भी ध्यान दे लो, थोड़ा खोल लो, बोलो ये कॉलेज, ये जो एजुकेशन का बोर्ड है भाई खोलो, इसके ऊपर काम वाम करो, ये सारी चीजें उन्होंने स्टार्ट करी। फिर एक आई थी सप्रू समिति। तो ये सप्रू समिति स्पेशली सिर्फ ना यूपी के लिए थी, ये वाली जो सप्रू समिति है ना ये यूपी के लिए थी। और हमें यहाँ पे चेक करना था यूपी में कि कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने लोगों को काम करा हुआ है, ठीक है। तो सप्रू समिति आ जाएगा अगर इनकेस पेपर में। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या था कि जो इसमें मतलब मेन ना ये था कि हम जो एजुकेशन दे रहे हैं ना बच्चों को, जो हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं वो बच्चों को सिर्फ रट्टा मरवा रही है, वो बस एक डिग्री दे देती है लेकिन वो किसी भी प्रोफेशन के लिए तैयार नहीं कर रही। और ये बात सच है, ग्रेजुएशन हम कर लेते हैं, क्या करें हम उसके बाद, M.Com कर ली, अब क्या करें उसके बाद, हमें कुछ प्रोफेशन वगैरह नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। तो हम उस टाइम पे भी क्या लोगों को ध्यान आया कि इसमें ना किसी डिग्रियों के लिए तैयार करते हैं हम लोग बच्चों को, किसी व्यवसाय के लिए नहीं। तो उस टाइम पे क्या किया था कि ध्यान दिया गया कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार नहीं है। तो उस टाइम पे ये भी करा था कि जो डिग्री जो कोर्सेज थे वो 3 साल के कर दिए थे, और जो बीच वाली जो एजुकेशन होती है हमारी उसको 2 साल की कर दी थी, ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। फिर एक आता है, ये थी हटांग समिति, ठीक है। हटांग समिति के अंदर कुछ नहीं है इतना, ये 10वीं वाले एजुकेशन पे बेस्ड थी, ठीक है। 10वीं के वाले जो बच्चे होते हैं ये 10th क्लास के एजुकेशन पे उस पे बेस्ड थी, ठीक है। फिर आता है अबॉट वुड रिपोर्ट, ठीक है। अबॉट वुड रिपोर्ट आती है 1937 में। देखो ये हमें अंग्रेज लोग जो है इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग पढ़े लिखे ना, इंडियंस को कुछ ना आए, ये इस तरीके के लोग तैयार कर रहे हैं जो देखने में तो इंडियंस हो बस अंदर से अंग्रेज हो, तभी तो ये इंग्लिश 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 हमारे अंदर घुसा दी और वो आज तक चलता आ रहा है। तो उस टाइम पे इनको ये नहीं पता, हमारे यहाँ ऐसे भी लोग थे जो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसे जो हमारा यूपीएससी का पेपर है वो अभी दुनिया का 2nd हाईएस्ट पेपर है, सबसे टफ पेपर माना जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो पेपर है ना, जब अंग्रेज लोग यहाँ पे रूल कर रहे थे तो ये अंग्रेज लोग ही कंडक्ट कराते थे, और ये सारा पेपर ना इंग्लैंड में होता था। तो वो लोग जो समझ लो इंग्लिश को जो पढ़ना भी नहीं जानते, लिखना भी नहीं जानते, उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने उनकी लैंग्वेज में पेपर पढ़ा, इंग्लिश को सीखा, इंग्लिश को इतना ज्यादा पढ़ा और ये यूपीएससी का पेपर दिया था। और उस टाइम पे 1922 की बात है, ये 1922 में इंग्लैंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो वहाँ पे पेपर देने गए थे, और अंग्रेजों ने कहा था कि ये जो है ये पेपर देना चाहता है, मतलब एक इंडियन पेपर देना चाहता है, अरे ये क्या करेगा, इसको क्या पता। देखो सही भी बात है, सुभाष चंद्र बोस तो यहाँ पे इंडिया में रह के पढ़ रहे हैं और वो इंग्लैंड में पेपर हो रहा है, तो इंग्लैंड के वाले बच्चों को ज्यादा पता होगा ना इंग्लैंड के बारे में, क्योंकि पेपर तो इंग्लैंड की तरफ से ही बन करके आना है या वहीं पे रहना है। तो उन्होंने ना सुभाष चंद्र बोस को चैलेंज भी करा था, अरे तू इंडियन से तू क्या कर लेगा, तेरे क्या बस की है, तेरे है कुछ बस की, तू करके दिखा, जा तू पेपर देने जा रहा है ना, तू पेपर देख के तुझे पता चल जाएगा क्या है। तो उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए वहां पे इंग्लैंड गए थे,
और ना सिर्फ उन्होंने यूपीएससी का पेपर क्लियर करा था, इवन उनकी उस टाइम पे 7वीं रैंक थी। ऊपर से जो उनका नाम था ना 7वें नंबर पे था, 7वीं रैंक उनको मिली थी। तो एज अ इंडियन ही हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात है कि एक इंडियन जो है यहाँ से बाहर जाकर के 7वीं रैंक लाता है। इवन अंग्रेजों की तो बस की है नहीं, एक भी अंग्रेज हो जो यहाँ पे आ जाए, हिंदी भाषा बोलनी सीख जाए ठीक से, या यहाँ का पेपर वगैरह क्लियर कर दे, ऐसा अंग्रेज अभी तक कोई एग्जाम्पल है नहीं, बट हमारे पास ऐसे इंडियंस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उसी टाइम पे फिर एक अवार्ड वुड रिपोर्ट आई थी। अवार्ड और वुड जो है ना, ये दो अलग अलग लोग थे। ये वुड डिस्पैच वाले ही लोग नहीं था, ये वुड अलग था। ठीक है, वुड डिस्पैच भी वुड का नाम पर ही है। अवार्ड और वुड आए थे, इन दोनों को 1937 में बुलाया गया था कि भाई आओ हमारी एजुकेशन का कुछ करो। तो इन्होंने क्या करा था, इनका मेन काम याद रखना, अवार्ड वुड का कुछ नहीं था ज्यादा, बस हाँ जो हम पॉलिटेक्निक करते हैं ना, वो इस वाली समिति की देन है। ये अवार्ड वुड की जो रिपोर्ट आई थी ना, पॉलिटेक्निक करते हैं कई बच्चे 10वीं के बाद और कई बच्चे 12वीं के बाद, वो तो अवार्ड वुड रिपोर्ट की देन है। ठीक है, इसके बाद आई थी बेसिक शिक्षा, इसको हम जाकिर हुसैन शिक्षा भी बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो इसमें काफी सारे लोग हैं, जैसे बेसिक शिक्षा 1937 की है, जाकिर हुसैन शिक्षा समिति भी बोला जाता है, और इसे महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा भी बोला जाता है, या इसका नाम बेसिक शिक्षा भी है। तो इसमें गांधी जी ने ना, इसमें ही गांधी जी ने बात करी थी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए। अभी आप लोग किसी सरकारी स्कूल में जाओगे पढ़ाने के लिए, तो आप देखोगे कि वहां पे जो है ना 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है, और इवन जो उनकी ड्रेस के कपड़े होते हैं, ड्रेस के पैसे होते हैं, बुक्स के पैसे होते हैं, सब कुछ दिए जाते हैं, और 8वीं क्लास तक के बच्चों को बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाती है फ्री में। तो ये किसकी देन थी, बेसिक शिक्षा की देन है 1937 की। और इसमें ना इसकी बातें बहुत सारी हैं, तो इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। इसमें गांधी जी ने ये बोला था कि बच्चों को ना ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ाना नहीं है कि सिर्फ हम बच्चे को पढ़ाते जाएं, नहीं, इसमें बच्चों को ना हाथ से काम करवाना है, हाथ से कराना सिखाना है, कुछ ना कुछ कि हाथ से करना है बच्चों को, ताकि मान लो आगे जाके बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो आगे जाके कोई काम कर ले। लड़कियों के लिए होम साइंस खोलो, सिलाई बुनाई कढ़ाई खोलो, जो भी इंटरेस्ट है वो बनवाओ, टोकरी बनवाओ, ताकि आगे जाके कुछ ना हो तो टोकरी बनवा ले, या उनको ना हाथ वाली स्किल सिखाओ। तो वो हमारी बेसिक शिक्षा की देन है। और फिर बच्चों को बोला कि हमें ना आत्मनिर्भर या स्वावलंबी होना चाहिए, तो टीचर्स को भी हमें वेतन देना है, तो टीचर्स के लिए भी मतलब कुछ ना कुछ करा जाए। टीचर्स की भी इसमें उन्होंने बात करी थी। और इसके बाद उन्होंने बोला कि छोटे छोटे स्कूल के बाद छोटे छोटे उद्योग खोले जाएं, जिसमें जाकर के बच्चे काम करने लग जाएं, और धीरे धीरे करके इसको हमारे को इतना ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस हुआ बेसिक शिक्षा का कि इसको आज हमने संविधान में ही जगह दे दी। आज भी है ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, संशोधन करके इसको जगह मिली। आर्टिकल 45 है अभी हमारे संविधान में लिखा हुआ, जिसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो वो किसकी देन है, वो बेसिक शिक्षा की देन है। और आर्टिकल याद रखना है, वो है 45। ठीक है, इसके बाद आया था सार्जेंट रिपोर्ट 1944। तो इस सार्जेंट रिपोर्ट में क्या था, इनने ना वैसे इसमें लिखा नहीं था, ये इसमें सिर्फ सार्जेंट रिपोर्ट लिखा है, बट मैंने नेट पे सर्च करा था तो ये 1944 में आई थी। और इसमें इन्होंने क्या करा था, जो हमारे पढ़ाई वाले ग्रुप होते हैं ना, इसको 3 साल में बांट दिया था कि मतलब 3 से 6 साल के बच्चे और 6 से 14 साल के बच्चे, 11, और फिर 11 से 14, है ना, कि मतलब 6 से बच्चों के लिए अलग एजुकेशन, 6 से 11 के लिए अलग एजुकेशन, और 11 से 14 के लिए एजुकेशन। इस तरीके से शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर रखा है इन्होंने कि अलग अलग कि इन अलग अलग ग्रुप के एजों को अलग अलग ग्रुप दी जाए, और मतलब शिक्षा दी जाए, और इनके बारे में बेसिकली इन्होंने बात करी थी। ठीक है, और ये सारी बातें हुई थी। तो ये जो भी अभी हमने पढ़ा है, ये था हमारा चैप्टर 1, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर ये खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में क्या है और हमें क्या पढ़ना है। और अब आप लोगों का होमवर्क है कि अब आपको क्या करना है कि ये जो चैप्टर है, जो यहाँ पे जो आपने पढ़ा है ना कि ये क्या है, इसके अंदर क्या है चीजें सारी, ये आपको बुक से खुद से रीड करनी है। ठीक है, खुद से पढ़ना है। और अगर आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, वो भी करना है, बट एटलीस्ट आपको इसको पढ़ना तो जरूर है। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो वो आप प्लीज कमेंट कर देना।